नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज़ में मैं आज आपको लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप ऑपरेटर्स पर वर्क करते हैं। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक था टाइप डिक्लेरेशन और एक था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड एक था आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लास्ट में मैंने इसी पॉइंट पर आपको छोड़ा था कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करते हो बेसिकली ये 3 तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप जो आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स थे, अगर अभी ये तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सी से संबंधित मेरी प्लेलिस्ट को आप पुनः देखें, जिससे आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसमें आप बहुत सारे क्या यूज लेने वाले हो, वेरिएबल्स यूज लेने वाले हैं। जैसे सपोज आप चाहते हो कि किसी की, जैसे मुझे एक बिजली का बिल क्रिएट करना है, तो बिल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक यूनिट चाहिए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए। एक आपकी यूनिट पर कितनी यूनिट लगती हैं, ठीक है, यानी आपकी रेट पर यूनिट क्या है, ओके। इसके अलावा साथ में आपके क्या चाहिए, आपको एक स्थायी शुल्क होता है, चार्जेज होते हैं, कुछ चार्जेज होंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके सबसे पहले वेरिएबल्स होंगे, ठीक। तो इनकी हमें सबसे पहले टाइप, अब जैसे यूनिट जो होंगी हमेशा ऑलवेज़ क्या होंगी, आपकी एक इंटीजर टाइप की यूनिट क्या होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी हमेशा ही, ओके। आपकी रेट क्या हो सकती है, रेट आपकी एक रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर होगी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए आप क्या लेते हो, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं सी में, फ्लॉट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, ठीक है, और भी हैं। इंटीजर के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि आपकी इंट है, INT इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो ये सारी आपकी क्या है, डेटा टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई भी वेरिएबल या कोई इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो जो इंस्ट्रक्शंस लिखने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस में, जैसे सपोज मुझसे कहा जाए कि आपको 2 नंबरों को ऐड करना है, तो 2 नंबर मैंने कहा कि एक num1 है, एक num2 है। तो ये क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनको जोड़ना है तो मुझे एक सम में लेना होगा। तो 3 ये इस तरीके तीनों वेरिएबल, तो ये किस टाइप के होंगे, ये आप पहले से ही एक दिमाग में क्रिएट करके चलते हो कि नंबर हम इंटीजर नंबरों को ऐड करवाना चाहते हैं या रियल नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप डिक्लेरेशन। तो किसी भी वेरिएबल को आपको अगर यूज़ करना है तो उससे पहले उसकी टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। इस प्रोग्राम में वैसे कहीं भी कर सकते हैं, पर प्राइमरीली हमेशा टाइप डिक्लेयर जो किया जाता है वो आपके मेन फंक्शंस के स्टार्टिंग में सबसे ऊपर यहाँ पर किया जाता है, सबसे ऊपर। फिर उसके बाद अदर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। तो यानी जो सबसे टॉप पार्ट होता है ये यूजुअली हम यूज़ लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि आप यहीं आप टाइप डिक्लेरेशन करोगे, तो टाइप डिक्लेरेशन आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे टॉप में मेन फंक्शन के स्टार्ट होते ही टाइप डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। तो टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए वैसे ये है कि आप वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं उससे पहले कहीं भी उसको डिक्लेयर करना है। जैसे सपोज आप मान के चलो एक प्रोग्राम बना रहे हो, आपने कहा कि इंट ए, अगर आप ये चाहते हो कि एक मैंने ये डिक्लेयर हो गया, यानी ये वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपने एक लिख दिया, ये डिक्लेरेशन हो गया। ऐसा नहीं है कि आप C = A+B करो और फिर इसके बाद लिखो इंट B, C, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको अगर C = A+B करना है तो C = A+B से पहले ये 3 वेरिएबल हैं A, B, C। यहाँ पर आपको क्या करना है, A, B, C को इससे पहले कहीं भी डिक्लेयर करना है। ज़रूरी नहीं है कि टॉप में ही करेंगे इसको, किसी भी इनको यूज़ करने से पहले यानी हमेशा वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो अच्छी प्रैक्टिस बनाने के लिए ये है कि जितने भी आपको वेरिएबल्स यूज हो रहे हों उनको डिक्लेयर आप जस्ट मेन फंक्शन के बाद करें
और टॉप पे कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप डिक्लेरेशन कर सकते हो आप। अब टाइप डिक्लेरेशन के कई तरीके हो सकते हैं। देखो, सिर्फ एक होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। जैसे सपोज आपने कहा कि मैंने अभी जैसे बताया नंबर 2 को जोड़ना है, तो मैंने लिख दिया इंट num 1 कॉमा num 2। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन हुआ तो इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो दो वेरिएबल है ये कहीं भी मेमोरी एरिया में आपकी किसी मेमोरी सेल पे जाके, आपका कोई मेमोरी सेल का एड्रेस होंगे आपके सामने, उन मेमोरी सेल्स में जाके ये क्या है, उसका एक का नाम क्या हो जाएगा। जैसे सपोज इसका नाम हो गया num1 और इसका नाम हो गया, मैंने मान लिया num2। ठीक है, तो ये मेमोरी सेल के दो के नाम हो जाएंगे। अब इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर सिंपली इस तरीके डिक्लेयर किया हुआ इंट num1 num2, तो यहाँ क्या है, हमेशा एक आपकी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंट एफ करना है आपको num1 की वैल्यू को प्रिंट एफ करना है, यानी आपने कहा कि एक इंटीजर है ये और num1 की वैल्यू को प्रिंट करना, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ हमेशा क्या है, कुछ भी वैल्यू आएगी, गारबेज होती है हमेशा ये वैल्यू। इसको ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, यानी अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज का मतलब है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें हम कुछ वैल्यू डाल दें, तो वो होता है इनिशियलाइजेशन। तो ये सिंपली डिक्लेरेशन है इंट। जैसे ऐसे ही मैंने कर दिया कि फ्लोट x, y, z, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, किसी भी इंटीजर को जैसे मल्टीपल स्टेप्स में एक बाई, एक तरीका ये है कि आपने किया इंट a, इंट v, इंट c, तो या फिर इन तीनों को कंबाइंड ऐसे भी लिख सकते हैं इंट a, v, c। यहाँ हम एक कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ये इससे ये और ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक डिक्लेरेशन का वे है। सिंपली डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर इनकी वैल्यू पूछा जाए कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनमें हमेशा क्या रहती है, गार्बेज। अगर इंट से किया है, चूँकि इसमें भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, ये डिफ़ॉल्ट एक क्लास होती है कि ये वेरिएबल जो स्टोरेज हुए हैं वो ऑटो क्लास में हैं, और ऑटो क्लास के जब भी वेरिएबल को किसी को इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें हमेशा गार्बेज वैल्यू रहती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, गार्बेज। ठीक, तो एक वे तो ये हो गया, आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा है आपने इंट a v c किया और आपने कहा कि मैं a में 10 डालना है, b में 20 डालना है और c में 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, इसमें वैल्यू असाइन कर दी। ये है असाइन। यहाँ क्या कहेंगे कि a को असाइन कितना कर दिया, 10। तो ये मेमोरी एड्रेस जब भी लेगा तो क्या करेगा, जैसे a b c कहीं होंगे तो a यहाँ है, v यहाँ है, c यहाँ है। ठीक है, इस सेल का नाम है, तो यहाँ पे क्या करेगा, a में 10 डाल दिया, यहाँ b में 20 है और 30। ठीक, अच्छा, एक कई बार जैसे हमें लगता है कि नहीं, जितने भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं तो उनको इनिशियलाइज करना है, तो इंट ऐसे भी कर सकते हो, a = 0, v = 20, जैसे a = 10 कर दिया, b = c = 30। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, यानी ये डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक, यानी आप किसी भी जैसे इंट a v c किया, ये भी है, तो a = v = c = 10 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले, अच्छा, ये इक्वल ऑपरेटर है यहाँ पर, अभी मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में आगे बताने वाला हूँ जस्ट। तो इक्वल ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, तो सबसे पहले 10 डलेगा c में, c की वैल्यू फिर a b में और b की वैल्यू a में। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ a b c में तीनों में क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन कर सकते हो किसी वेरिएबल को और प्लस उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, डिक्लेयर इनिशियलाइज करने के तरीके, सिंपली डिक्लेरेशन हो गया आपके, प्लस डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हो गया, और एक ही बार में कई वैल्यूज़ में अगर आपको वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है सेम, तो ये आपका तरीका। तो ये तो रही बात आपकी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि बिफोर यूज़, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंट a =
बी प्लस सी लिख सकते हो। नो, ये गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इंट पहले बी और सी लिखा हुआ है आपने, ये गलत है। अगर आपने इंट, ये दूसरा तरीका, जैसे अगर आपने इंट यहाँ लिखा हुआ है बी और कॉमा सी और फिर नीचे लिख रहे हो इंट ए इक्वल बी प्लस सी, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप कई, जैसे आपके डिक्लेरेशन में अभी मैं पूछना चाहूँ कि आप जवाब देना चाहें कि किस तरीके से, तो इंट जैसे आपने लिखा इंट ए इक्वल 10 और यहाँ लिख दिया इंट बी इक्वल 20 और आप करना चाहते हो इंट सी इक्वल ए प्लस बी, तो ये आपका सही है। ठीक है, बट अगर आपने एक लिखा इंट ए कॉमा बी और फिर यहाँ लिख रहे हो आप इंट सी इक्वल ए प्लस बी, तो ये भी आपका सही है। ओके, तो इस तरीके से, बट आप ऐसे नहीं कर सकते इंट ए लिखा और इंट बी इक्वल ए प्लस सी लिख दो, जबकि इंट सी लिखोगे आप बाद में, तो ये गलत है, क्योंकि आप बिफोर यूज़, यहाँ सी यूज़ हो रहा है, सी इससे पहले डिक्लेयर ही नहीं है, तो सी को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इसमें कोई यहाँ पे होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये आपका एक सिंपल डिक्लेरेशन वाली बात रहती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे डिक्लेरेशन का किस तरीके से क्या करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में वैसे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेन फंक्शन के जस्ट बाद टॉप में हमें सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, इसके बाद आप आते हैं डिक्लेरेशन के बाद अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पर। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी जिनमें आपकी कैलकुलेशंस होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होंगे, तो इसमें आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को काम में लेंगे। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इसमें जनरली जो काम होता है वो क्या होता है, कैलकुलेशंस का होता है। ठीक है, यानी कैलकुलेशंस होंगी, क्या होंगी, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, बहुत सारे आपके ऑपरेशंस हैं। तो जैसे सपोज मैंने ये लिख दिया a इक्वल बी प्लस सी, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक, क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जब भी हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस काम में लेते हैं, तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके कि जब भी आप इंस्ट्रक्शंस लोगोगे तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ऑपरेंड और एक होते हैं आपके ऑपरेटर। ये दो चीज़ें हैं आपकी, एक ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेटर है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो किन किन के बीच में किया जाएगा, उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। तो जैसे यहाँ पर आपके ऑपरेंड हैं वो क्या है, ए बी सी। इस इंस्ट्रक्शंस में ये जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिख रही है ए इक्वल बी प्लस सी में ऑपरेंड कौन है, ए बी और सी। ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो एक इसमें प्लस है और एक आपका इक्वल है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस क्या करेगा, अब इनको जब भी हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या होंगे, एक ऑपरेंड्स होंगे, एक ऑपरेटर्स होंगे। तो सबसे पहले ऑपरेंड्स के बारे में, तो सिंपली ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये क्या हो सकते हैं आपके ऑपरेंड्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं ऑपरेंड्स। जैसे सपोज आपने ये कहा कि a इक्वल टू बी प्लस 10, तो यहाँ क्या है, एक मिक्स वेरिएबल है प्लस दूसरा 10 क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये इनको क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये ऑपरेंड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बट अब बात आती है हमारी सबसे पहले ऑपरेटर्स पर। तो ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटर्स कितने होते हैं, तो जनरली अगर हम देखें कि ऑपरेटर्स आपके कितने टाइप के होंगे, तो इसके लिए ऑपरेटर्स आपके मेनली अगर हम देखें कि कितने ऑपरेंड्स पे वर्क कर रहा है, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स का मतलब क्या है कि आपके एक तो होते हैं यूनरी ऑपरेंड है, ऑपरेटर हैं,
ऑपरेटर यूनरी हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। सिंगल ऑपरेंड का मतलब जैसे सपोज आपने देखा कि यहाँ पर लिखा a इक्वल माइनस वी, तो इसका काम क्या है कि v में जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर रहा है ये। जैसे सपोज मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंट a इक्वल 5 और b इक्वल 20, तो ये क्या करेगा, इसमें b की वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस कर देगा और माइनस है तो प्लस कर देगा। इसको क्या करेगा, अभी अब a में वैल्यू अगर हम पूछें कि a में प्रिंट करेंगे वैल्यू, तो a की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी -20। ठीक है, तो यहाँ ये अब कितने ऑपरेंड्स के बीच में वर्क कर रहा है, सिंगल ऑपरेंड है, माइनस, यानी माइनस ऑपरेटर ये जो यूनरी माइनस है ये क्या कर रहा है, सिर्फ v के साइन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये एक है। जैसे ऐसे ही और भी ऑपरेटर हैं काफ़ी यूनरी ऑपरेटर में आते हैं, जैसे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अभी सी में ये और ऑपरेटर हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिंपली ये याद रख सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो आपके कितने पे काम करेंगे, 2 ऑपरेंड्स पे, वर्क बिटवीन 2 ऑपरेंड्स, यानी कोई भी 2 कांस्टेंट या वेरिएबल्स या कांस्टेंट वेरिएबल दोनों को मिला के उनके बीच में वर्क करते हैं। जैसे सिंपली हमने 3 + 5 a इक्वल या b इक्वल a + 20, ये क्या है सारे, ये बाइनरी। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, और भी है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आपके एंड है, और है, एक्सोर है, काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं जो आपके इस तरीके से, या ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे a इक्वल v किया तो ये 2 के बीच वर्क कर रहा है, v की वैल्यू को किस में डालेगा, a में, तो ये आपके क्या है, बाइनरी। एक है आपके टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद लास्ट कौन सा आता है, टर्नरी, यानी जो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, आपके 3 ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करता है, वर्क बिटवीन 3 ऑपरेंड्स, 3 ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करेगा। कौन, ये एक ही ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या है आपका टर्नरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेटर आता है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर है ये आपका इस तरीके से वर्क करता है, एक कोई कंडीशन होगी, क्वेश्चन मार्क होगा, और यहाँ इस तरीके से कॉलन होगा, ये आपके एक टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये कैसे है, यहाँ एक जैसे मैंने लिखा x इक्वल 5 इज लेस देन 7 देन 2 कॉलन 7, कुछ भी, तो इसमें क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करता है, ये टर्नरी ऑपरेटर है कि क्या ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू पे इस पोर्शन को यहाँ पे असाइन कर देगा, भी आउटपुट में क्या जाएगा 2, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन क्या होगा, ये वाले पे जंप करेगा, यानी 7। तो 5 इज लेस देन 7 है, यस, देन क्या करेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो टर्नरी ऑपरेटर है, सिंपली अभी बाद में डिस्क्राइब करूँगा इनको। अभी फिलहाल आपको बताया कि मैंने ऑपरेटर्स को अगर देखा जाए कि कितने ऑपरेंड्स के बीच वर्क कर रहा है, तो आपके 3 टाइप्स के ऑपरेटर हैं, वो हैं आपके यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ठीक, सिंगल ऑपरेंड्स पे वर्क करें, यूनरी बिटवीन 2 ऑपरेंड्स के बीच वर्क करेगा, देन बाइनरी, एंड इफ ऑपरेटर वर्क ऑन 3 ऑपरेंड्स इट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। एंड टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, सिंगल एक ही ऑपरेटर है, वो कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर। अब सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे एक इक्वेशन है, कोई भी जब भी आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखते हो तो उसमें आपके मोर देन 1 ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ऑपरेंड्स यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने लिख दिया एक a इक्वल 4 × 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 -3 मल्टीप्लाई 2 + 6, तो इस तरीके से इसमें, या फिर मैंने यहाँ पे मॉड्यूलो 2, इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी है। ठीक, तो एक इक्वेशन में अब यहाँ पर देखो आपके कौन कौन से ऑपरेटर हैं, इक्वल भी है, एस्टेरिक ऑपरेटर में जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है,
आपका स्लैश है, ये डिवीज़न के लिए काम आता है, ये आपका रिमाइंडर है, ये माइनस है। तो बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन सा वर्क करेगा? क्या पहले 4 ए में असाइन होगा, या पहले 4 × 2 होगा, या फिर 6 मॉड्यूलो 2 होगा पहले? व्हाट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म ऑन दैट? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ऑपरेटर्स में 2 रूल काम करते हैं। एक है रूल ऑफ प्रेसिडेंस, या इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी इसको हम कई बार कहेंगे रैंक, यानी हर ऑपरेटर में सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी सेट होगी। प्रायोरिटी के साथ साथ में एक होता है, जैसे सिंपली अभी इसी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आपकी मॉड्यूल। एक आपने रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास, ये अच्छी तरह से आपको याद होगा कि सबसे पहले जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर आपके सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये बात तो रही थी हमारी एक बोर्ड मास रूल की, बट यहाँ सी की बात कर रहे हैं तो सी में भी ऐसे ही प्रायोरिटी सेट होती है कि सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी यानी प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, प्राथमिकता किसको मिलेगी। तो किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेट होती है पहले से, वो अभी आपको मैं अगले इसी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा अगर बहुत सारे ऑपरेटर किसी इक्वेशन में हैं तो। ठीक है, दूसरा होता है रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में का क्या मतलब है? एसोसिएटिविटी में आपका क्या मतलब होता है कि आपका ऑपरेटर लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा या राइट टू लेफ़्ट वर्क करेगा। जैसे सिंपली आप देख रहे हो, मैंने लिखा A = B + C। तो पहले अगर सबसे इसमें देखा जाए तो यहाँ प्लस की जो प्राथमिकता होती है वो आपकी मोर देन असाइनमेंट की होती है। ठीक है, यानी जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो आपका प्रायोरिटी में ज़्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी पहले प्लस होगा। अब प्लस होगा किधर से होगा? पहले B के साथ C जुड़ेगा, B + C + D है मान के चलो, तो किधर से होगा? पहले B में C जुड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें D जुड़ेगा। तो ये किधर चल रहा है? लेफ़्ट टू राइट। बट असाइनमेंट में क्या होता है? क्या ये B + C में डलेगा या फिर इधर की वैल्यू? तो ये किधर काम करता है? राइट टू लेफ़्ट। तो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है आपका वर्क जो चलेगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। ठीक, तो ये 2 रूल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है कि आपके जब भी ऑपरेटर में वर्क करते हैं तो प्रेसिडेंस रूल काम करता है, प्रायोरिटी रूल काम करता है, यानी रैंक होती है हर ऑपरेटर की। जिसकी रैंक ज़्यादा है या प्रायोरिटी ज़्यादा है वो उसका पहले आपको सॉल्व करना है। उसमें भी आपके फिर एसोसिएटिविटी चलती है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है आपकी कि लेफ़्ट टू राइट वर्क करेंगे या राइट टू लेफ़्ट वर्क करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं आपके ऑपरेटर्स में कि किस तरीके से आप ऑपरेटर्स को डिवाइड कर सकते हो। ठीक, अभी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से कोई ऑपरेटर जब होगा तो उसमें कैसे, बट ऑपरेटर्स को हम अलग अलग क्लासेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स ये होते हैं। ऑपरेंट्स के अकॉर्डिंग तो ये देख लिया हमने कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने हो गए। अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए कि कैटेगराइज किया जाए कि भाई कितने ऑपरेंट्स पे वर्क कर रहा है तो 3 टाइप्स के। बट अगर ये देखा जाए कि किस लिए काम में लिया जा रहा है उनको, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई बुक में 8 में भी हो सकता है, किसी में 7 में भी हो सकता है, किसी में 9 में भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये आप खुद क्लासिफिकेशन करते हो किसी ऑपरेटर का। जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर मुझे जैसे मान के चलो मैं सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले आपका प्लस है, माइनस है, ये बाइनरी माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, और आपका एक ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो प्लस माइनस का तो आपने सबने किया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, ये तो आपको इजीली आपको समझ में आ गया। जैसे सपोज आपने लिखा A = B + C, तो ये B और C की वैल्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, या फिर आपने लिख दिया जैसे यहाँ पर x = y - 10, तो ये y की वैल्यू को 10 माइनस कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बट मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसका थोड़ा सा साइन वाइन की सारी चीज़ें देखते हैं अपन।
कि जैसे आपने लिखा 5 मॉडुलो 3, जैसे यहाँ लिख दिया आपने C इक्वल 5 मॉडुलो 3, यानी 5 रिमाइंडर 5 मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं इसको, या रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर 3 से डिवाइड किया कितने को, 5 को, ठीक। अब 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है कितना बचेगा, 3 का डिवाइड करेंगे, अगर 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपको 1 टाइम जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है 2। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, सी में 2। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी आप इजीली बचपन से पढ़ते हो। देखो साइन की बात करें, अगर प्लस में आपके दो कोई वैल्यू हैं, एक ए है और बी है और मैं सी करूं, तो यहाँ पर अगर मान के चलो मैं पूछना चाहूँ कि इसमें आंसर जो आएगा सी का वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो इस पे ये किस पे डिपेंड करता है, ए और बी के साइन पे। अब ए और बी के साइन पे डिपेंड करता है तो हम कैसे साइन पे डिपेंड करेगा, अगर मान के चलो मेरे ए और बी बोथ आर पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो सी का भी साइन क्या आएगा, अगर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव तो सी का साइन क्या होगा, सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक। अगर ए में मैं कहूँ कि ए और बी में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बोथ आर डिफरेंट साइन, ए एंड बी हैव डिफरेंट साइन। तो अगर मान के चलो ए एंड बी दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो ये हमें पता है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और ए नेगेटिव है, ए बड़ा है और ये नेगेटिव है, तो सी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने कहा कि माइनस में है ए और बड़ा है किससे, बी से, तो इसमें क्या आएगा, सी का साइन नेगेटिव। अगर बी बड़ा है ए से और ए नेगेटिव है, तो यहाँ पे सी का साइन कैसे आएगा, सी का पॉजिटिव आएगा। तो ये तो इजीली आपको पता है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन के रूल में आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव करोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव का है। ऐसे सिमिलर डिवीजन में है, अगर आपका डिवीजन है तो अगर आपके एक पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका एक इजीली ये भी एक रूल रहा डिवीजन का। एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब आपके पास आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो एक खास ऑपरेटर है, इसमें आपके रिमाइंडर ऑपरेटर में जो साइन डिपेंड करता है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10 डिवाइड मॉड्यूलो 3, तो आंसर क्या आएगा, 1। पॉजिटिव का पॉजिटिव 1 आता है, ठीक है। अब आपने कहा कि नहीं मुझे 10 मॉड्यूलो -3 किया, तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आप जब भी ये एक न्यूमरेटर है और एक ये डिवाइजर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर एक नंबर है और ये डिवाइड कर रहे हो आप डी। तो जो साइन डिपेंड करेगा वो किसके साइन पर डिपेंड करता है, हमेशा रिमाइंडर का साइन वो करेगा आपके न्यूमरेटर पर यानी नंबर पर। तो यहाँ पर -3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अगर c डिवाइड बाई -10 मॉड्यूलो 3 किया तो यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है, हमेशा ये ध्यान रखना नंबर के साइन पे, नंबर का जो साइन होगा वही आपके मॉड्यूलो का साइन यानी रिमाइंडर का साइन होगा, तो यहाँ क्या आएगा आंसर, -1। ऐसे ही अगर आपने -10 मॉड्यूलो -3 भी किया तो भी क्या आएगा, -1। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप रिमाइंडर ऑपरेटर काम में लेंगे तो रिमाइंडर ऑपरेटर में हमेशा जो साइन होगा वो किसके इक्विवेलेंट में होगा, न्यूमरेटर के में यानी नंबर के में, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसके न्यूमरेटर के साइन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये सारी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएंगे। इसके बाद आप लेते हैं यूनरी ऑपरेटर।
यूनिटरी ऑपरेटर में क्या आते हैं? यूनिटरी ऑपरेटर में आपका आता है, यूनिटरी ऑपरेटर में यूनिटरी माइनस है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो साइन चेंज कर देता है अपोजिट। एक इसमें कई बार हम एक कैटेगरी बढ़ा के रखते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर रखते नहीं है अधिकतर, कईयों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिख देते हैं एक, ठीक है। नवी कैटेगरी, इसको यूनिटरी ऑपरेटर कह दो या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सी में एक ऑपरेटर है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये क्या करता है आपके सिंपल, देखो दो यहाँ पर क्या है, एक प्लस प्लस है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? यूनरी टाइप का ऑपरेटर है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल पे ही वर्क करेगा, ये कांस्टेंट पे नहीं करता, ये ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि आप 10 प्लस प्लस कर दो, इट इज़ नॉट अलाउड इन सी, ठीक। हाँ, आपने लिखा a = 10 और a प्लस प्लस कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, a की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाई 1 करेगा। अब अगर इससे नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाए कि प्रिंट क्या है, प्रिंट मैं कहूँ कि प्रिंट मुझे a की वैल्यू करनी है, यहाँ इंटीजर टाइप का है a और मैंने कहा कि इसकी a की वैल्यू को प्रिंट करो, तो यहाँ पे प्रिंट क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 11 हो जाएगी। यानी ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट किससे करता है, y1, यानी ये सिमिलर a प्लस प्लस जो है वो इक्वलेंट किसके, a=a+1 के इक्वलेंट है, ठीक। ये दोनों a प्लस प्लस कर दें या a=a+1 करें, इसका मतलब क्या है, a में 1 बढ़ाओ और उसे वापस असाइन किस में कर दो, a में, ठीक है। यानी a में जो, जैसे सपोज a में 10 है, तो ये भी क्या करेगा, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और ये भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपका माइनस माइनस है, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आपकी एक वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज बाई 1 करेगा, ठीक है। जैसे a माइनस माइनस लिख देंगे इसको, ठीक। तो ये क्या करेगा, a में जो वैल्यू होगी उसको डिक्रीज बाई 1 करेगा। जैसे सपोज a = 5 है, ये इंटीजर टाइप का है a और मैंने कहा a, तो a माइनस माइनस, ये इक्वलेंट किसके है, ये आपके a = a-1 के इक्वलेंट है, ठीक। तो यहाँ क्या करेगा ये अभी जैसे इसको प्रिंट एफ अगर हम a करना चाहें तो क्या करेगा, %d मैंने लगाया a, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 4, यहाँ से 4 आएगा। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस। अच्छा, ये दो तरीके से वर्क करता है, इसको हम कई बार बोलते हैं एज ए पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो जगह यूज़ कर सकते हैं, एज ए किसी भी वेरिएबल के प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स क्या है, जैसे सपोज प्लस प्लस को अगर हम किसी वेरिएबल के पीछे लगा रहे हैं तो पोस्ट है पीछे, और अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी वेरिएबल से पहले लगा रहे हैं तो प्रीफिक्स है। ऐसे ही अगर माइनस माइनस ऑपरेटर को आप किसी वेरिएबल के पीछे लगा रहे हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज ए पोस्ट फिक्स है। तो अगर इसको यहाँ इस तरीके से लिया तो अब पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का मतलब ये क्या होता है, देखो इसमें पोस्ट फिक्स का मतलब है आपका वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे मैंने सपोज इंट a,b,c लिया, ठीक है। अभी मैंने a = 5 है, b = 10 है और c = 9 है। ये मैंने एक इस तरीके से एग्जांपल लिया है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक d और ले रखा है, सपोज d = ++a और यहाँ पर ये कर रखा है, ठीक। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि प्रिंट करो आप वैल्यू किसकी, दोनों की, a और d की, a और d, तो कैसे क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स का काम है कि पहले वैल्यू को इंक्रीज करो, किसकी वैल्यू को, a की वैल्यू को, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट करेगा और देन वो क्या करेगा, प्री माने पहले होता है, पोस्ट बाद में, ठीक। तो कैसे काम करेगा कि यहाँ पर आपकी a की वैल्यू कितनी है, 5 में पहले इंक्रीमेंट करेगा
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी स्टेप पे आपकी 6। अब उसको इनिशियलाइज करेगा डी में, तो डी में कितना आ गया 6, तो यहाँ पे बोथ क्या होंगे प्रिंट 6 होंगे। बट अगर आप यही इसी स्टेटमेंट की जगह आप यूज़ कर रहे होते डी इक्वल ए प्लस प्लस, तो क्या फ़र्क पड़ता कि ये ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा बट पहले इनिशियलाइज करेगा। ठीक, यानी यहाँ इस स्टेप में, इस इंस्ट्रक्शन में ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को यथावत रखेगा, इंक्रीमेंट तो करेगा। तो यहाँ क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू असाइन करेगा, डी में कितना हो जाएगा 5 आ गया, और जबकि वापस अगर नेक्स्ट स्टेप में पहुँचते ही वो क्या करेगा, ए की रिफ्लेक्ट कितनी हो गई 6। तो ये क्या करता है इस तरीके से। तो प्री का मतलब पहले अपना यूज़ करेगा इंक्रीमेंट प्री, और पोस्ट का मतलब बाद में उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ सिंपली इन एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ए प्लस प्लस किया आपने, प्लस 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 बी किया, और आपने रख दिया इसको डी में। तो इसमें क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो देखो जैसे इस नीचे वाले को छोड़ के चलते हैं, ए में 5 है, तो पहले ए में क्या आएगा, अगर ए बी और डी की वैल्यू पूछी जाए आपसे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या आएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ तो कितनी यूज़ होगी 5, और बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यूज़ होगी, तो बी की हो गई 11, डी में कितना हो गया 16। ठीक, तो डी में तो हो गया 16। अब ए में नेक्स्ट स्टेप पे अगर प्रिंट करेंगे तो ए में वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। उस स्टेप में इंक्रीमेंट तो करेगा बट इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद करता है, यानी जिस इंस्ट्रक्शन में हम काम में ले रहे हैं उसमें ए की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 6 और बी की वैल्यू क्या है 11, तो ये आपके आउटपुट आएगा। जैसे सपोज आप ये चाहते हो कि मैं ए इक्वल 5 किया है और मैं लिख रहा हूँ बी इक्वल प्लस प्लस ए, फिर प्लस ए प्लस प्लस, मैंने 2 बार लिखा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखो इसकी 2 रूल हो गए, यहाँ पे 2 रूल काम करेंगे। पहले प्लस भी है यहाँ पे और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है। तो पहले प्लस करेगा या क्या करेगा, तो यहाँ पर ये सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट चलता है, इसकी एसोसिएटिविटी है वो क्या है लेफ़्ट टू राइट की। तो सबसे पहले प्लस प्लस ए किया, ए की वैल्यू कितनी हो गई यहीं 6। अब ए की वैल्यू 6 तो हो गई प्लस ए, अब यहाँ ए 6 हो चुका है इस जगह तक, तो 6 प्लस 6, और ये ए प्लस प्लस कब काम करेगा बाद में, तो ए की वैल्यू 7 तो होगी बट नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ 6 प्लस 6 कितना हो गया वी इक्वल 12, तो वी इक्वल तो 12 आ जाएगा, बट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। प्रिंट अगर नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा ए की वैल्यू 7। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे हमेशा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस पर आपके ऑलमोस्ट हमेशा ही क्वेश्चंस आएंगे और आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो बात रही है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आपके पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का। इसके बाद आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर पर। इसके बाद आप कौन सा है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जनरली देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा कोई नंबर आएगा, रियल नंबर हो सकता है या इंटीजर नंबर हो सकता है। यूनरी ऑपरेटर भी आपके एक वर्क जो करते हैं और आउटपुट जो देते हैं वो इंटीजर नंबर्स या रियल नंबर्स के ऊपर वर्क करेंगे। बट जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ट्रू या फॉल्स में होता है, ट्रू और फॉल्स में होता है। ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है आपका 1 और फॉल्स का मतलब होता है आपका 0। ठीक, तो ये क्या करता है रिलेशनल ऑपरेटर में, आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल और इक्वल इक्वल। ये क्या है रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये आपके रिलेशन बताते हैं, यानी ये इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, क्या कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर आपके इस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे आपने लिखा a इक्वल 5 इंट a इक्वल 5 है, p इक्वल 7 है। आपने कहा इंट c इक्वल a इज़ लेस देन 5, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा कि क्या a लेस देन है 5 के, 5 के लेस देन नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 5 है।
5 इज़ नॉट लेस देन 5, 5 इज़ इक्वल 5 है ये, बट तो यहाँ ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और फॉल्स हो गया तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0, तो C की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, तो यहाँ पर इन C में कोई भी 0 आपके एज ए फॉल्स ही बिहेव करती है, और नॉन जीरो वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो क्या होती है आपकी ट्रू मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप जैसे आप ये कहो कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं कि जैसे आपके सपोज इंट x इक्वल 10 है और y इक्वल आपके 20 है। ठीक, यहाँ कहा मैंने कि इंट z है, z की वैल्यू आपके x इज़ लेस देन इक्वल y है, पॉसिबल है क्या, तो x इज़ लेस देन y है, नो, यस, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, और ट्रू में यहाँ पर ये क्या होगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये लेस देन इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और इक्वल, इक्वल में डबल इक्वल है, यानी इक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, इक्वलिटी में भी काम आता है। ये चेक करता है वेदर इस नंबर इज इक्वल टू, जैसे अपन यहाँ कहें कि z इक्वल x इक्वल इक्वल y, तो ये x और y की वैल्यू अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्या करेगा, z में 1 आ जाएगा, और अदरवाइज अगर ये इक्वलेंट नहीं है दोनों वैल्यू तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बजाय इनके कम होती है, लेस देन के, प्लस प्लस के, अभी प्रेसिडेंस के बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो आपके बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके सबसे पहले है ये बाइनरी टाइप का ऑपरेटर है। कैसा है, बाइनरी ऑपरेटर, यानी ये दो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करेगा। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर में ये ध्यान रहे कि लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट है ये राइट है, लेफ़्ट साइड में सिंगल जो होगा वो वेरिएबल होगा, क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा a इक्वल 5 हो सकता है, a इक्वल 5 प्लस 10 हो सकता है, a इक्वल b प्लस c प्लस d प्लस e हो सकता है, a इक्वल a प्लस 10 हो सकता है, कुछ भी, ये सारे वैलिड है। a इक्वल 0 हो सकता है, ऑल आर वैलिड। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा लेफ़्ट साइड में सिंगल वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कभी 10 इक्वल a, ये आपका गलत है। ठीक, इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये वर्क नहीं करेगा, सी में इस तरीके से काम नहीं होता है, यानी इधर आपके लेफ़्ट साइड में आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे भी नहीं हो सकता a प्लस बी इक्वल सी, ये भी गलत है। ठीक, यानी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा लेफ़्ट साइड में आपके क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। ठीक, अब असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क किधर से करता है, तो इसका एसोसिएटिव रूल है, वो क्या है आपका, राइट टू लेफ़्ट है। ये भी ध्यान रखना, राइट टू लेफ़्ट है। अभी एक साथ मैं सारे डिस्क्राइब कर दूंगा कि कौन सा लेफ़्ट टू राइट करता है, राइट टू लेफ़्ट करता है। तो ये राइट से लेफ़्ट वर्क करता है, जैसे आपका इधर से ऐसे 5 को a में डालेगा, इनको वर्क पहले प्लस करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसमें असाइन करेगा, पहले इनको प्लस करेगा फिर इसमें असाइन करेगा। तो इस तरीके से ये राइट टू लेफ़्ट वर्क करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपके और भी हैं, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में और कौन कौन से हैं, तो देखो एक है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल और रिमाइंडर इक्वल। ठीक है, इनके अलावा और भी है आपके, देखो इसमें मैं काफ़ी सारे, ये तो अर्थमेटिक के साथ यूज़ किया है, तो इनका मतलब समझा देता हूँ एक बार। जैसे आपने लिखा इंट x इक्वल 5 और यहाँ लिख दिया x इक्वल प्लस इक्वल 10, तो ये सिमिलर है x इक्वल x प्लस 10 के, यानी इसका मतलब है x में 10 ऐड करो पहले और फिर वापस उसको असाइन किस में कर दो, इसी में कर दो। तो इसका आंसर क्या हो गया 15, यानी x में पहले से क्या है 5, 5 में 10 ऐड करो
और x मैं असाइन कर दूँ, तो इसका मतलब एक तरीके से ये है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक, ऐसे x मल्टीप्लाई इक्वल 2 किया, तो इसका मतलब क्या है, x में मल्टीप्लाइड बाई 2 करो और फिर वापस से उसको क्या कर दो, असाइन कर दो। ठीक, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तो आंसर आ गया 15। ठीक, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स इंटू 2। ऐसे आपने लिखा जैसे x इक्वल, आपने एक y है इंटू वाई इक्वल 30 कर दिया, और आपने लिख दिया y डिवाइड इक्वल 6। तो इसका मतलब क्या रहा कि आपके y इक्वल डिवाइड, यानी y में आप क्या करो डिवाइड, इसका एक तरीके से ये है y इक्वल वाई डिवाइड बाई 6, यानी यहाँ आंसर क्या होगा 30 डिवाइड बाई 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से ये आपके डिवाइड इक्वल और ये काम करते हैं। इसके साथ में कुछ ऑपरेटर्स और हैं जो आगे अभी मैं बताने वाला हूँ, जैसे इसमें आपके लेफ़्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ठीक है, एक आपके बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सोर है। ये सारे भी आपके क्या काम करते हैं, एज ए तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप आते हैं दोबारा से आपके इक्वलिटी ऑपरेटर, मैंने अभी बता ही दिया वैसे, जो इक्वल इक्वल है या नॉट इक्वल है। ये सिंपली आपके जो रिजल्ट देते हैं वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर में ही आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके बाद है आपका एक इम्पॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आपने एक लॉजिकल गेट सुने होंगे, लॉजिक गेट, एक है एंड, एक है आपके और, ठीक, और एक है आपका एंड नॉट, एंड और नॉट। ये है एंड है, ये और है, और ये नॉट है। ये दोनों जो ऑपरेटर हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं, यानी दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे। ये बाइनरी ऑपरेटर है, और ये नॉट है आपका, ये यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक, क्या करते हैं, तो एंड में आपको पता ही होगा, ये दो कंडीशंस को, जैसे दो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करेंगे, तो दोनों ऑपरेंड हैं अगर आपके, तो दोनों ऑपरेंड्स में अगर ये बोथ ऑपरेंड्स, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। अगर मान के चलो आपके दो ऑपरेंड हैं ए और बी, ए एंड बी करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, और ए और बी करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो सपोज यहाँ देखो सी में क्या चलता है, जीरो नॉन जीरो चलता है, तो बोथ अगर ए और बी दोनों जीरो हैं तो एंड में क्या होगा, जीरो होगा, और में भी जीरो होगा। अगर ये आपका जीरो है और ये नॉन जीरो है, ठीक, नॉन जीरो है, तो आपका आउटपुट एंड में क्या होगा, जीरो होगा, और आउटपुट इसमें क्या होगा, 1 होगा। अगर ये आपका नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ क्या होगा, ये अगेन जीरो होगा, ये 1 होगा। ये आपका नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, तो आपका ये 1 होगा और इसका आउटपुट 1 होगा। ठीक, तो सिंपली ये समझते हैं कि एंड में क्या होता है कि जब दोनों ही ऑपरेंड्स आपके नॉन जीरो हैं यानी ट्रू हैं तो ट्रू होता है, अदरवाइज़ जीरो होता है, तीनों कंडीशंस में। ये इम्पोर्टेंट है। और जबकि और में क्या होता है, जब दोनों ही जीरो होंगी तो ही आपका जीरो होगा, अदरवाइज़ 1 होगा। तो यहाँ पर 3 टाइम 1 होता है, 1 टाइम जीरो होता है, और यहाँ पर 3 टाइम जीरो होगा, 1 टाइम 1 होगा। ठीक, तो ये तो बात रही एंड और की। नॉट क्या करता है, अगर ऑपरेंड नॉन जीरो है तो जीरो कर देगा, और जीरो है तो 1 कर देगा। तो ये आपकी बात रही, यानी एंड नॉट में क्या करेगा, अगर ए आपका जीरो है
तो ये क्या करता है, जैसे आपका एक ऑपरेंड पे वर्क करेगा, नॉट ए है तो 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। ठीक, यानी यहाँ सिर्फ नॉन जीरो की बात करते हैं अपन, नॉन जीरो है कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज मैंने कहा x इक्वल टू, और मैंने यहाँ लिखा हो a इक्वल 0 और नॉट a कर दिया, तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बट अगर a इक्वल -10 लिखा हुआ है और आप कह रहे हो कि v इक्वल नॉट a, इसका आंसर पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि इसमें आपके v की वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू क्या होगी, या -10 है, नॉन जीरो है, जीरो से मतलब नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमेशा ही जीरो नॉन जीरो वाली बात करते हैं, कुछ भी हो जीरो के अलावा वो सारी आपकी क्या मानी जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हो ट्रू है वो। ठीक, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स रहे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके एंड, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है और लॉजिकल नॉट है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक चीज़ और है, ये कई बार लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लिया जाता है, वो है क्या, वो है शॉर्ट सर्किट। इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि कोई एक्सप्रेशन है कोई भी, जैसे सपोज मैंने लिखा इंट a, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि a इक्वल यहाँ जैसे 5 है, मैं लिख रहा हूँ कि 5 एंड 10, तो यहाँ आंसर क्या है, 5 एंड 10 दोनों नॉन जीरो हैं तो 1 आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब मैं कुछ इसमें इस तरीके से एक एंड यहाँ लगा रहा हूँ, सपोज एक एक्सप्रेशन में मैंने और भी लगा दिया, ठीक, तो यहाँ मैंने जैसे a++ लिख दिया, और अब पूछूं कि a की वैल्यू क्या है, तो ये क्या करता है, देखो एंड ऑपरेटर में अगर पहली ही कंडीशन, पहला ऑपरेंड, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर एंड ऑपरेटर में अगर पहला ही ऑपरेंड, तो देखो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर को इस तरीके से समझते हैं थोड़ा सा, ये कहते हैं कि देखो एंड में क्या होता है, अगर एंड में हमें पता है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड अगर ये 0 है तो नेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट ऑपरेंड क्या है 0 है, तो नेक्स्ट में कितने भी कुछ भी पढ़ा हो उसका हमें जाना ही नहीं है उससे, क्योंकि अगर एंड में हमें मालूम है कि अगर एक भी 0 हुआ तो क्या होता है 0। ठीक, तो इसी तरीके से इसका मतलब यही है कि अगर एंड से पहले कहीं भी 0 आ गया तो वो अगले वाले इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, और वो वहीं के वहीं उसको कैसे, इसका एग्जांपल देखो ऐसे करते हैं, देखो जैसे सपोज मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 0 एंड a++, और यहाँ लिखा हुआ a इक्वल 5, ठीक है, यहाँ b, ये इंट a है और b है, a में 5 है, अब b में वैल्यू क्या आएगी और a की वैल्यू क्या होगी। अब मैं यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ आपके printf, a और v की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्रिंट करवानी है मुझे, a, b, तो कैसे होगा, देखो सिंपली ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है, एक में वैल्यू असाइन हो गई 5, अब यहाँ गया 5 के पास इसमें गया तो ये क्या करेगा, 0 आ गई, अब एंड आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये सिंपली क्या कर दिया, अगर एंड से पहले 0 आ जाती है तो ये क्या करेगा, यहाँ से 0 कर देगा इसको वापस, और इसमें आगे जाएगा ही नहीं, यानी a++ नहीं करेगा, तो b की वैल्यू तो क्या हो गई 0, तो b की वैल्यू तो हो गई 0। अब a की वैल्यू इफेक्ट ही नहीं करेगा, ये प्लस में जाएगा ही नहीं, तो प्लस में नहीं जाएगा तो a की वैल्यू वापस कितनी की कितनी बनी रहेगी 5, समझे कुछ। अगर ऐसे होता कि जैसे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक x है और एक y है, इसमें मैंने 10 रखा हुआ है, अब मैंने लिखा जैसे यहाँ v इक्वल y इज़ लेस देन 12 एंड x बराबर कर रहा हूँ एंड y इज़ प्लस कर दिया, ये प्लस y बार कर दिया। अब यहाँ printf y x करते हैं, printf हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, तो कैसे काम करेगा, इसको रन करके देखते हैं इसको। तो क्या हुआ, y में वैल्यू कितनी है 10, 10 इज़ लेस देन 12,
नो, तो 10 लेस देन नहीं है 12 के, तो यहीं से ये क्या हो गया 0, इसने आउटपुट क्या दिया 0। अब 0 एंड से पहले जैसे 0 आएगा तो ये क्या कर देगा शॉर्ट सर्किट, यानी ये आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई। अब y की वैल्यू में उसने इफेक्ट करने ही नहीं दिया, तो ये क्या करेगा 10 ही रखेगा। अगर ऐसे ही और में क्या होता है कि अगर पहला ही हमें ये और ऑपरेटर है, ठीक है, ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आपके और ऑपरेटर से पहले ये 1 हो गया, नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो हो या 1 हो, बात एक ही, और इधर कुछ भी रखा हो तो ये क्या करता है हमेशा 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये और में क्या है, हमें पता है कि अगर एक ही कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम नेक्स्ट पार्ट में टर्न ही नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा, ऐसे इसका है, जैसे यहाँ कर दिया हमने x इक्वल 15 और y इक्वल लिख दिया जैसे ये कर दिया इंट x है, इंट y इक्वल यहाँ लिख दिया मैंने 1 और या 10 और x प्लस प्लस। तो ये क्या कर रहा है, यह नॉन जीरो है, नॉन जीरो से ये पहले ही क्या कर देगा 1 आ गया। ये हमेशा आउटपुट एंड और होते हैं, ये 0 और 1 ही देते हैं। ये मैं आपको अभी जस्ट टेबल में बना चुका हूँ कि 0 और 1 ही देंगे। लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं तो ये क्या करते हैं 1 देते हैं या 0 देंगे, ठीक। तो ये क्या करेगा x प्लस प्लस नहीं करेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं, कई एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, खूब सारे गेट के एग्ज़ाम में है, नेट के एग्ज़ाम में है, सेट के एग्ज़ाम में है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात रही आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर आपके एंड और नॉट के, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पे। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, मैं आपको अभी जस्ट बता ही चुका हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर एक ही है, वो है, इसमें टर्नरी ऑपरेटर है, 2 पार्ट होते हैं। एक कंडीशन होती है, इसके एक ट्रू होने पर इसके यानी ये नॉन जीरो होता है इसका आउटपुट, तो ये रन होती है, और अगर ये 0 होता है तो ये रन होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आप लिखते हो A इक्वल C इज़ ग्रेटर देन D देन E अदरवाइज F। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर C लेस देन है D से तो E को असाइन कर देगा, अदरवाइज F को असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। अब सिंपल आपसे कहा जाए कि 2 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो मैं कहूँ कि 2 नंबर है A और B। तो कैसे करेगा, मैक्स A इज़ लेस देन B, देन बड़ा निकालना है तो B, ठीक है, B इज़ ग्रेटर देन A अदरवाइज A। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ये हो गई आपके ऑपरेटर, एक कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर। अब आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर पर, ठीक है। तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर में ये बिट्स पे काम करते हैं, ये सारे अभी नंबर्स पे काम कर रहे थे। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर में देखो आपके एक है बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है बिटवाइज, ठीक है, एक आपका एक्सॉर है। तो ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर एंड है, और एक्सॉर है, और एक है आपके इसमें लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये आपके ऑपरेटर्स हैं, जो 6 ऑपरेटर हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इनका इम्पोर्टेंट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मैं बताता हूँ आपको बहुत इजीली कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखो बिटवाइज ऑपरेटर और आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो एक बिटवाइज में, बिटवाइज जो ऑपरेटर हैं ये तो है बिटवाइज एंड, और ये है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है कि ये जैसे सपोज यहाँ वैल्यू हैं 10 और 15,
ये दोनों नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, नॉन जीरो वैल्यूज़ है, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, जीरो या वन में से एक आउटपुट आएगा। वो किस पे बेस रहता है कि अगर बोथ आर नॉन जीरो देन इट रिटर्न वन, अगर दोनों में से एक भी जीरो हुई एंड में तो क्या करेगा, जीरो। ठीक है, तो बट बिटवाइज कैसे काम करता है, बिटवाइज बिट्स पे काम करता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा 5 एंड 7 और यहाँ कर दिया x बराबर 5 एंड 7, इसका आउटपुट, तो ये क्या करेगा, आपको बिट में कन्वर्ट करना है। जैसे 5 की बिट में क्या करते हैं, 101 है, 7 क्या है, 111 है। ठीक है, अब यहाँ आपके ऑपरेटर है एंड, तो एंड में आपको पता है कि 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है, और जीरो अगर एक भी जीरो हुई तो भी जीरो होगा, तो 1 एंड 1 क्या हुआ, 1, 0 एंड 1 क्या होगा, 0, एंड 1 एंड 1 1, तो ये आउटपुट में क्या आ गया, 5, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आंसर है। ठीक है, ऐसे जैसे 10 एंड 15 हुआ, तो 10 एंड 15 का बिटवाइज क्या होगा, तो 10 क्या होता है, 1010, और 15 क्या होता है, 111, ये 15 है। अब एंड लगाया तो 0 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 1 एंड 1 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो ये वापस वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो ये तो बिटवाइज एंड हुआ। बिटवाइज और क्या करता है, तो बिटवाइज और क्या करेगा, अब बिटवाइज और की बात करें तो बिटवाइज और है सिंपल अकेला, तो बिटवाइज और में ऐसे ही सिंपल कि बिटवाइज और में क्या होता है, जब दोनों ही जीरो हो तो ही जीरो होता है, अदरवाइज 1 होता है। तो इसी को एग्जांपल्स को देख लेते हैं अपन। तो जैसे मान के चलो सपोज मैंने कर दिया अभी 10 एंड 15 का ही है, तो ये क्या करता, या मैंने कहा 7 एंड 12 है। ठीक है, 7 एंड 12 में क्या होगा, ये और है मान के चलो, और x बराबर और ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 7 का क्या हुआ, 1 1 1, और 12 क्या हो गया, आगे जीरो लगा देंगे, 12 क्या हो गया, 1 1 0 0, और लगाया, और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर में क्या करेगा, ये भी 1 होगा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो यानी दोनों भी 1 होंगे तो भी 1 होगा, दोनों जीरो होने पर जीरो होता है और में, तो ये कितना आंसर आ गया, 15। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो ये इस तरीके से आप और को समझ सकते हो। अब एक है इसमें, ये टिल्ट का सिंबल है जो हमेशा एस्केप की के नीचे होता है, गौर से देखना कभी, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, जैसे सपोज आपका मैंने एक लेक्चर में बताया था वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे आपको 5 है, सिंपल बता रहा हूँ अभी, बाकी बहुत ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कर देगा सारे को। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट 5 किया तो कॉम्प्लीमेंट 5 में क्या होगा, अगर तो ये क्या कर देगा, जैसे आपके 1 0 1 है 5, तो इसको क्या करेगा 0 1 0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक तरीके से 2 ही है ये तो, बट हम देखते हैं कि इंटीजर हमारी कितने लेते हैं बिट। अब आप इसको सॉल्व करके देखना, इंटीजर जो होता है वो हमारा कितना बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, यानी 16 बिट। 16 बिट में अगर 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 101 होगा, और आगे आगे क्या होगी, 0 होगी, और बाकी की 16 डिजिट में से 3 डिजिट तो ये डेटा में आ गई, बाकी आगे की सारी 0 क्या होंगी, 0 होंगी, यानी 13 बिट में 0 होगा आगे आगे, और यहाँ 1 होगा। अब जैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, आगे की सारी को 1 1 1 1 कर देगा, और पीछे पीछे 13 बिट तो 1 1 हो गई, और यह क्या कर देगा 0 1 0। ठीक, अब जब ये वापस से मैंने आपको बताया था, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है जिसमें किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर का, और वापस वो क्या देता है, तो उसको आप देखें और उससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एक आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, इसके बाद एक होता है ये कैरेट सिंबल सा होता है। कैरेट सिंबल जो होता है वो आपके 6 के ऊपर होता है, कीबोर्ड की जो 6 की है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर ऑपरेटर काम कैसे करता है, देखो एक्सॉर में जब दोनों ही बिट अपोजिट हैं तो ही 1 आता है, अदरवाइज जैसे सपोज ऐसे ए और वी है, अगर बिट की बात करें तो या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है,
तो जब दोनों ही बिट आपकी ए और बी ये एक्स ऐसे एक्सओर लगा दिया, जब दोनों बिट अपोजिट होंगी यानी एक 0 होगी या 1 होगी तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो सेम बिट पे 0, डिफरेंट बिट है 1, डिफरेंट बिट है 1, सेम बिट है 0। तो इसमें इस तरीके से ये वर्क करता है। तो 5 और 7 में अगर बात कर, जैसे अपन 5 एक्सओर 7 कर दें तो कैसे काम करेगा, 1 0 1 है, ये 1 1 1 है, तो ये भी 0, ये 1 और ये 0, तो क्या आंसर है एक तरीके से 2। तो ये आपके बिटवाइज एक्सओर हुआ, ठीक है। अब बिटवाइज एक्सओर के बाद आप लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या करते हैं, ये भी बिटवाइज हैं, ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट है और ये आपके राइट शिफ्ट है। आपने एक तरीके से ऐसे लिखा, ए मान के चलो सपोज इंट ए इक्वल टू आपके 30 है और यहाँ लिख दिया ए इक्वल ए और इसको शिफ्ट कर दिया 2 बिट से। तो शिफ्ट ये क्या है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, इधर किस तरफ खिसकानी है आपको, राइट की तरफ बिट्स को। तो 30 है, 30 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में तो क्या होगी, देखो 30 क्या होता है 1 2 4 8 16 32। तो 16 और 8 24 24 24 और 4 28 और 28 और 2 30। ये हो गया, ये आपकी क्या हुई रिप्रेजेंटेशन हुई ए की, यानी 1 1 1 1 0। ये क्या है 32 30 है, ठीक है, ये बाइनरी। अब इसको शिफ्ट करना है 2 बिट, तो 2 बिट यानी यहाँ से ये बिट खिसक के 2 बिट आगे बढ़ जाएंगी सारी। तो ये क्या होगा, ये दोनों बिट बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ ये 2 बिट जब बाहर निकल जाएंगी तो क्या बचेगा 111 और ये 2 बिट क्या हो गई बाहर और इसके पीछे क्या हो गई बहुत सारी 0 0 जो भी हैं। तो आंसर कितना रह गया 7, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल जल्दी से सॉल्व करने के लिए सीखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैसे देखो आपको पता है कि अगर 9920 या 30 है, अगर एक डिजिट निकलता है, एक 10 की इकाई में एक निकलता है तो ये 10 डिवाइड होता है एक तरीके से, यानी ये गया फिर ये गया, एक बिट पे एक डिजिट पे निकलने पे क्या हो रहा है 900 में रह रहा है फिर उससे। तो इसमें ये डेसिमल है, डेसिमल में आपका 10 का भाग देते हैं एक तरीके से और इसमें 2 का जाएगा। तो ऐसे एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि 2 बार भाग देना है, तो 30 में एक बार दिया 15, 15 में दोबारा दिया तो 7, ठीक। तो 2 का डिवाइड, अगर आपसे कोई पूछे कि ए इक्वल जैसे 30 है तो और ए इक्वल ए राइट शिफ्ट बाई 4 कर दिया तो क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो कि 4 भाग बाहर देना है, 30 डिवाइड बाई 2 किया 15, 15 डिवाइड बाई 2 किया 7, 7 डिवाइड बाई 2 किया 3, 3 डिवाइड बाई 2 किया 1। तो यहाँ कितना आंसर आ गया 1, 4 टाइम में आपके 1 आ जाएगा, तो इक्वल 1 आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हो। लेफ़्ट शिफ्ट में आपके कैसे काम करेगा, तो लेफ़्ट शिफ्ट में डबल होता है। ऐसे ही आप लेफ़्ट शिफ्ट को भी समझ सकते हो, जैसे ए इंट इक्वल 2 कर दिया या 3 कर दिया जैसे आपने, और ए इक्वल ए बाई 4 किया, तो इसको हम 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 2 48। तो ये आपके 48 आंसर लास्ट आ जाए। तो इसको वैसे समझ के देखना चाहें तो इंट ए इक्वल आपने लिखा हुआ है 3 का क्या है 1 1। अब इनको आपको शिफ्ट करना है कितने बिट, तो ये कोई सिंबल थे आपके 1 1 था, यहाँ पे 1 1 थे, यहाँ आप कितनी बिट करने 4 बिट, तो यहाँ जाएंगे और बाकी के क्या जाएंगे आगे 4 0। तो ये कितना हुआ, इसको काउंट करेंगे तो आप 1 2 4 8 16 32 और 16 कितना हो गया 48। तो इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये आपके एक लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यानी बिटवाइज ऑपरेटर हो गए। तो बिटवाइज ऑपरेटर, इसके बाद बात करते हैं अपन कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा ऑपरेटर क्या है, सिंपली आपके जैसे आपने इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ ये डिक्लेरेशन में काम आ रहा है, ऑपरेटर की तरह भी कैसे काम कर सकता है, जैसे ए इक्वल 10 20 30। तो ये क्या है आपका कॉमा ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम है। तो सबसे पहले असाइन कर देगा, उसके बाद कॉमा है, तो ये ए में क्या डालेगा 10, 30 नहीं है, ओके।
तो यहाँ ये समझने वाली बात है, ऐसे कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसमें ये की वैल्यू क्या होगी, 10, 20, 30 या 30 होगी क्या, नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंस पहले इक्वल की असाइनमेंट कर देगा, उसके बाद कॉमा में जाएगा, तो इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक, तो इस तरीके से ये कॉमा ऑपरेटर रहा। तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे अर्थमेटिक में। अच्छा, अब जब ये ऑपरेटर्स पे काम करते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जब काम में लेते हैं तो उसमें कई तरीके की वैल्यू काम में आती हैं जो डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक बार मैं आपको पहले ऑपरेटर्स के बारे में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें रैंकिंग है। जैसे फर्स्ट रैंक पे जो सबसे ऊपर आता है वो आपका ये ब्रैकेट ऑपरेटर, इसको कई बार फंक्शन कॉल ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये ब्रैकेट ऑपरेटर है। जैसे आपने इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि a इक्वल 2 × 3 - 5 है। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं प्रेसिडेंस में, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है अभी। बट अगर मैंने इसमें इस ब्रैकेट में कर दूंगा तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये आपको पता ही है, जैसे ब्रैकेट ऑफ वाले बोर्ड मास रूल में भी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये फंक्शन कॉल है। ये आपको अभी मैं थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ये आपके एरे एलिमेंट के लिए है, ये स्ट्रक्चर ऑपरेटर है, और ये आपका स्ट्रक्चर टू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू मेंबर है, इसमें ये स्ट्रक्चर में काम आएंगे। बाद में ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एक स्ट्रक्चर, मैंने आपको पिछले बारे में बताया था, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये इनम है। ये किस टाइप की डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो उसमें ये ऑपरेटर्स काम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आता है यूनरी। यूनरी माइनस है, यूनरी प्लस है। इसकी एसोसिएटिविटी भी आप ध्यान रखेंगे, राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। जैसे a इक्वल -5 किया तो पहले -5 आया और फिर बाद में असाइन होगा। ये राइट टू लेफ़्ट वर्क करते हैं, राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, इसके साथ में ही आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताई दी हैं। ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की बात करते हैं। इसके बाद एक लॉजिकल नोट है, ये लॉजिकल नोट है। वंस कॉम्प्लीमेंट है। फिर आपका एक बाइनरी यूनरी में एक आपका आता है, ये पॉइंटर ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंटर में बात करेंगे। इसके बाद एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, एंड है। ये यहाँ पर एड्रेस ऑफ, ये बिटवाइज नहीं है। बिटवाइज में तो क्या होगा, ये दो ऑपरेंड के बीच में वार करेगा। एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और है, जैसे अपन स्कैनएफ में काम में लेते हैं अधिकतर %a, तो ये एड्रेस को रिटर्न करता है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। साइज ऑफ ऑपरेटर ये क्या करता है, किसी भी डेटा की या किसी वेरिएबल की या किसी कांस्टेंट की साइज़ बताता है जितनी वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। जैसे आप पूछो कि साइज़ ऑफ इंट क्या होगी, तो अगर आप ANSYS का कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, 32 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर में आपके इंट की साइज़ क्या होगी, या 16 बिट कंपाइलर है, तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे साइज़ ऑफ आपको कैर पूछनी हो, कैर करेक्टर डेटा टाइप के लिए, तो इनकी साइज़ कितनी होती है, फ्लोट की है, डबल की है, तो साइज़ ऑफ अगर, अच्छा चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, साइज़ ऑफ 2.0। मैंने आपको बताया था कि अगर रियल नंबर है 2.0 लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट ये डेटा कैसा माना जाता है, डबल। ये कैसा है, डबल। और डबल की साइज़ कितनी होती है, 8 बाइट। तो ये क्या आंसर देगा, 8। ठीक है, इसके बाद एक है टाइप कास्टिंग। ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, और टाइप कन्वर्जन। तो दो चीज़ें देखो, टाइप कास्टिंग है आपकी, टाइप कास्टिंग का मतलब जब आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस काम में लेते हो, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में अगर आपकी पूरी अर्थमेटिक में इंट की है वैल्यू, ठीक है, सारे ही इंट हैं, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, इंट में। ये आप समझ सकते हो कैसे। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर इंट a लिया और मैंने यहाँ कर दिया इंट a इक्वल 2 × 3 / 4, तो यहाँ आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रेसिडेंस रूल देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम है प्रेसिडेंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम है। तो इसमें आपका क्या होगा कि पहले सॉल्व क्या होगा, तो फिर ये चलता है, इसकी एसोसिएटिविटी जो चलती है लेफ़्ट टू
राइट होती है, लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा। तो लेफ़्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 6 डिवाइड बाई 4 करेगा। अब दोनों इंटीजर हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 1.5 आता है, बट यहाँ आपके इंटीजर में डिवाइड बाई इंटीजर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का मान आपका 1, इंटीजर कितना है 1। तो ये क्या है, टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो होती है टाइप कास्टिंग 2 टाइप की है, टाइप कास्टिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक है इम्प्लिसिट और एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसे काम करेगा ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। इम्प्लिसिट तो क्या करता है, ऑटोमेटिक अगर किसी भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप का कोई भी एक वेरिएबल या कोई कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक वो पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या हो जाता है, टाइप कन्वर्जन हो जाता है। सपोज आपने यहाँ पर जैसे ये इसमें अगर इसी में इसको जैसे 2.0 कर दिया होता, ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 4 कर दे तो यहाँ क्या हो गया 6.0 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ आंसर क्या आता है 1.5। ठीक, जैसे ये फ्लॉट ले लिया आपने, फ्लॉट x, तो ये क्या होगा 1.5, तो x में क्या आ जाएगी वैल्यू 1.5। ठीक, अच्छा इसमें आप ऊपर बात कर रहे हैं, अगर ऊपर वाले में भी अगर ऐसे लेते ना फ्लॉट x इक्वल x लेते और x इक्वल 2 × 3 डिवाइड बाई 4 करते तो भी यहाँ पे वैल्यू क्या आती 6 डिवाइड बाई 4। ये इंटीजर है तो x की वैल्यू 1 यहाँ से 1 ही होती है और फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्रिंट होती है 1.0। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये इसको क्या हुआ कि ये आपने आप ही इसने क्या कर दिया, मैक्सिमम इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर दिया इसको। और बट अगर अच्छा इसको अगर इस तरीके से करें, जैसे हमने यहाँ लिखा इंट a और a इक्वल 2.0 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 किया तो यहाँ क्या होगा 6.0 डिवाइड बाई 4 और फिर a इक्वल टू 1.5, और जब प्रिंट होगा तो ये वापस से इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर लेगा। तो इसको फ्लॉट को किस में बदल दिया, इंट में, तो क्या आएगा 1। तो a की वैल्यू प्रिंट होगी तब क्या होगी 1 होगी। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या कर सकते हो आप, एक्सप्लिसिटली भी किसी भी नंबर को टाइप कास्ट कर सकते हो। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट में क्या है, जिसको भी आपको जैसे लगता है कि कोई इक्वेशन है 2 × 3 डिवाइड बाई 4 और मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट फ्लॉट में आए, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दें फ्लॉट को। तो फ्लॉट को जैसे ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये क्या कर देगा, इसको फ्लॉट में बदल देगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, अगर मान के चलो कोई इक्वेशन में कैर यूज हो रहे हैं और एक इंट यूज हो रहा है, कैर हो अनसाइंड कैर हो, ये थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा अनसाइंड कैर भी क्या होता है। अनसाइंड कैर हो या फिर उससे बड़ा कौन होता है, फिर इंट होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट से बड़ा कौन होता है, इंट होता है। इंट से बड़ा कौन होता है, लॉन्ग होता है। लॉन्ग से बड़ा कौन होता है, ये डेटा टाइप्स हैं। लॉन्ग से बड़ा कौन होता है, फ्लॉट होता है। फ्लॉट से बड़ा कौन होता है, डबल होता है, डबल होगा। फिर डबल से लॉन्ग डबल होगा, फिर डबल डबल होगा, लॉन्ग 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 डबल होगा। तो इस तरीके से ये डेटा टाइप्स हैं। तो ये क्या करता है, जो इक्वेशन में अगर मान के चलो एक भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में फ्लॉट की है और बाकी लॉन्ग है, इंट है, शॉर्ट है, तो सारे किस में बदल जाएंगे, फ्लॉट में। अगर एक भी कोई वैल्यू डबल की हुई तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। तो ये क्या करता है, कोई भी अगर इक्वेशन में या कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर कोई भी आपकी जो मैक्सिमम जो डेटा टाइप है उसमें वो पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या करना पड़ता है कि हम खुद ही उसको टाइप कास्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट में खुद हम जैसे लगता है कि पूरी इक्वेशन को इंटीजर में वापस कन्वर्ट करना है तो इंट ब्रैकेट में लिख के और फिर पूरी इक्वेशन लिखेगी, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रही। ठीक, इसके बाद आपके
थर्ड रैंक जो आती है वो है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। ये लेफ़्ट राइट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो तीनों हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ़्ट में जो आएगा वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद राइट वाला सॉल्व होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, फिर लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हैं, ये सारे लेफ़्ट टू राइट हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, इक्वलिटी है, लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट राइट है। ये आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ़्ट है और असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है राइट टू लेफ़्ट। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो आपके राइट टू लेफ़्ट हैं। और एक आपको मैंने शुरू में बताया, वो आपके ब्रैकेट ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर है जो आपके वो राइट टू लेफ़्ट है। यूनरी ऑपरेटर सारे राइट टू लेफ़्ट हैं, जिनमें यूनरी में कौन कौन से हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी जो रखते हैं वो कौन कौन से हैं, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यूनरी में नॉट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद आपके साइज ऑफ, टाइप, ये राइट टू लेफ़्ट है, प्लस कंडीशनल ऑपरेटर राइट टू लेफ़्ट है, कंडीशनल ऑपरेटर भी राइट टू लेफ़्ट है, एक आपके असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ़्ट है, ठीक। तो ये सारे ऑपरेटर्स रहे आपकी बात। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर आपसे दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।